कांजी हमारे इस समाज की भीड़ का एक मामूली सा हिस्सा है जो दुनिया के 99% लोगों की तरह दिन रात खुद को घिस रहा है। उसका काम है दुनिया के लिए दवाइयां बनाना, और वो इसमें इतना डूब चुका है कि खुद की सुध ही नहीं रही। उसकी इस मेहनत और बेबसी को देखकर दवाइयों के देवता को भी उस पर तरस आ गया। नतीजा ये हुआ कि उसे एक दूसरी ही दुनिया में भगवान के रूप में पुनर्जन्म मिला। अब अपनी जादुई इलाज की शक्तियों के साथ उसे पुराने ढर्रे से लड़ना है और हर किसी को सस्ती सेहत मुहैया करानी है। सदियों बाद जन्मे इस सबसे प्रतिभाशाली वैद्य कांजी ने ठान लिया है कि वो जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढ कर ही दम लेगा। एक पुरानी याद कांजी को आज भी झकझोर देती है, जब डॉक्टर उसकी बहन के शरीर से ट्यूमर नहीं निकाल पाए थे और हार मानकर हाथ खड़े कर दिए थे। यही वो पल था जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा फार्मासिस्ट बनने की प्रेरणा दी। एक रात लैब में कड़ी मेहनत के बाद उसे बड़ी कामयाबी मिली, पर पास में कागज न होने की वजह से उसने दवाई का फार्मूला अपने हाथ पर ही लिख लिया। वो थक कर सो गया, पर अफसोस, अगली सुबह वो कभी उठा ही नहीं। उसकी लाश बिस्तर पर मिली। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कांजी की आत्मा अब एक बच्चे के शरीर में जागती है। पहले तो उसे लगा कि ये शायद किसी पिछले जन्म की धुंधली यादें हैं, लेकिन जब होश आया तो सामने एक सुंदर दासी शार्लोट को खड़ा पाया। अजीब बात तो ये थी कि वो उसे मास्टर फाल्मा कहकर बुला रही थी, जो सुनने में किसी दवाई बनाने वाली कंपनी जैसा लगता था। शार्लोट ने बताया कि उस पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी की थकान ने आखिरकार उसकी जान ले ही ली और अब वो इस अनजान दुनिया में आ पहुंचा है। जब दासी ने उसके शरीर की पट्टियां खोली तो वहां एक दिव्य निशान दिखाई दिया, जिसे दवाइयों के देवता का चिन्ह माना जाता है। मगर फाल्मा को लगा कि ये महज बिजली के गिरने से बने जलने के निशान हैं। बाद में उसे पता चला कि उसका नया परिवार चिकित्सा और दवाओं के क्षेत्र में बहुत ऊंचा मुकाम रखता है। उसके पिता ब्रूनो मेडिसिनल एकेडमी के अध्यक्ष और एक बड़े रईस हैं। उसका एक बड़ा भाई कॉलेज में है और एक छोटी बहन भी है, जिसे देखकर उसे अपने पिछले जन्म की बहन की याद आ जाती है। बातों बातों में शार्लोट ने बताया कि यहाँ के रईस अपनी दैवीय कला की वजह से आम लोगों से अलग और खास माने जाते हैं। ये सब सुनकर वो अपने कमरे में अपनी नई शक्तियों को आजमाने पहुंच गया। उसने पानी की रासायनिक संरचना के बारे में सोचना शुरू किया और देखते ही देखते उसके हाथों से पानी की फुहारें निकलने लगीं। वो खिड़की की तरफ भागा और अनजाने में बगीचे में इतना पानी बरसा दिया कि माली पूरी तरह भीग गया। उसने अपनी शक्ति से सोना और चांदी जैसी चीजें भी बना लीं, पर किसी वजह से वो अलग अलग चीजों का मिश्रण नहीं बना पा रहा था। कुछ देर बाद शार्लोट उसे पढ़ाई के कमरे में ले गई और बताया कि उसके पिता अक्सर खाने की मेज पर सवाल जवाब करते हैं। किताबों को देखते ही उसे समझ आ गया कि इस दुनिया का मेडिकल ज्ञान पृथ्वी से सदियों पीछे है। अब उसे पूरा भरोसा था कि वो अपने पिता का सामना कर पाएगा। जब वो परिवार से मिलने पहुंचा तो वहां उसकी मां और छोटी बहन मौजूद थीं। तभी ब्रूनो ने उम्मीद के मुताबिक एक बेहद पेचीदा मेडिकल सवाल दाग दिया। फाल्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा सटीक जवाब दिया कि ब्रूनो भी दंग रह गया और उसे आगे की पढ़ाई की इजाजत मिल गई। अगली सुबह ब्रूनो की शिष्या एलेनोर उसकी क्लास लेने आई, लेकिन फाल्मा का बदला हुआ और तहजीब वाला बर्ताव उसे हजम नहीं हो रहा था। उसे लगा कि बिजली गिरने की वजह से फाल्मा के अंदर का सारा जोश और शरारत जैसे खत्म ही हो गई हो। एलेनोर ने उसे दैवीय कलाओं के बुनियादी सिद्धांतों और उनके 5 तत्वों के बारे में समझाना शुरू किया। तभी फाल्मा ने जादुई छड़ी की मदद से पानी का एक ऐसा भाला बनाया जो देखते ही देखते एक विशाल ड्रैगन में बदल गया। एलेनोर की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई, क्योंकि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ सीमित जादू का ही इस्तेमाल कर सकता है। घबराकर उसने फाल्मा की शक्ति नापने के लिए एक यंत्र उसे दिया। जैसे ही फाल्मा ने उस यंत्र को पकड़ा, वो टूट गया।
इसका मतलब था कि उसके पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की असीमित शक्तियां हैं। वापस लौटते वक्त फाल्मा ने अचानक गौर किया कि एलेनोर की उंगली में खिंचाव है। कमाल की बात तो ये थी कि प्रभावित हिस्से का रंग उसकी आंखों के सामने बदल रहा था। एलेनोर और भी डर गई क्योंकि ये दिव्य दृष्टि सिर्फ दवाइयों के देवता के पास होती है। ऊपर से उसने देखा कि चिलचिलाती धूप में भी फाल्मा की कोई परछाई नहीं बन रही थी, जिसे देख खुद फाल्मा भी हैरान रह गया। इस सदमे से एलेनोर को तेज बुखार हो गया और उसे छुट्टियां लेनी पड़ी। ब्रूनो ने फाल्मा को कुछ दवाइयां देकर एलेनोर के पास भेजा, लेकिन फाल्मा जानता था कि उन दवाओं से बुखार नहीं उतरेगा। जब वो एलेनोर के घर पहुंचा तो वो पूरी तरह हथियारों से लैस होकर बाहर आई। उसे लगा कि फाल्मा उसकी जान लेने आया है। फाल्मा ने साफ किया कि उसे मारने नहीं, बल्कि अपनी जादुई कलाएं सीखने के लिए उसकी जरूरत है। अगले दिन एलेनोर ने हिम्मत जुटाई और उसे ट्रेनिंग के लिए एक सुनसान द्वीप पर ले गई, क्योंकि फाल्मा की बेकाबू ताकत पूरे शहर को तबाह कर सकती थी। दिनों की मेहनत के बाद अब फाल्मा अपनी दिव्य दृष्टि से दूर बैठे मरीजों की बीमारी भी पकड़ सकता था। सीढ़ियों पर बैठे बैठे उसने अपने नौकरों की छोटी मोटी तकलीफें नोट करना शुरू किया। उसने देखा कि शार्लोट के हाथों की त्वचा रूखी हो गई है। उसने अपने कमरे में जाकर हर नौकर के लिए खास दवाइयां तैयार की ताकि सामाजिक भेदभाव के बिना सबका इलाज हो सके। जब उसने सबको दवाइयां बांटी तो नौकरों की आंखों में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। उसे पता चला कि आम लोग महंगे डॉक्टरों का खर्च नहीं उठा सकते। यहीं से उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने का नया मकसद मिला। कुछ दिन बाद फाल्मा को पता चला कि उसकी छोटी बहन ब्लांच को चेचक हो गया है। उसके पिता ब्रूनो को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, पर जाने से पहले उन्होंने फाल्मा को सतर्क रहने को कहा। फाल्मा ये जानकर हैरान रह गया कि ब्रूनो को भी आधुनिक मेडिकल तथ्यों की जानकारी है। फाल्मा ने अपनी गुप्त लैब में ब्लांच के लिए एक सरल लेकिन असरदार दवा बनाई, जिससे वो महज एक हफ्ते में ठीक हो गई। इसके बाद ब्रूनो ने उसे बुलाकर बताया कि साम्राज्य की महारानी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें मदद की जरूरत है। दोनों तुरंत शाही महल की ओर रवाना हो गए, जहां हालात उम्मीद से ज्यादा बुरे थे। राजवैद्य ने बताया कि महारानी एलिजाबेथ की हालत हर पल बिगड़ रही है और वो मौत के करीब हैं। ब्रूनो ने भी मान लिया कि अब शायद ही वो बच पाएं। फाल्मा को गुस्सा आ रहा था कि यहाँ के डॉक्टर सिर्फ दर्द कम करने की दवा दे रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे। अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करने पर उसे असली समस्या का पता चला। महारानी को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस था, जिसे उस दौर में सफेद मौत कहा जाता था। जब डॉक्टर्स ज्योतिष का सहारा लेने लगे तो फाल्मा से रहा नहीं गया। उसने सबके सामने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी नई दवा है जो महारानी को ठीक कर सकती है। सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर महारानी ने उस छोटे से बच्चे की उम्मीद पर दांव लगाने का फैसला किया। फाल्मा ने महल की लैब को अपना ठिकाना बनाया और दवाई बनाने की जटिल प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी बीच ब्रूनो वहां आ धमका और उसे आगाह किया कि सफेद मौत का कोई इलाज मुमकिन नहीं है। फाल्मा इस बात से दंग था कि बिना किसी जादुई शक्ति के ब्रूनो ने बीमारी को कैसे पहचान लिया। बहस बढ़ी तो ब्रूनो ने अपनी जादुई छड़ी तान दी। फाल्मा ने अपनी शक्ति से बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी कर दी, जिससे उसकी असली ताकत सबके सामने आ गई। आखिरकार उसने ब्रूनो को यकीन दिला दिया कि वो दवाइयों के देवता का आशीर्वाद लेकर आया है। फिर फाल्मा ने सबको बैक्टीरिया के बारे में समझाया कि कैसे ये नन्हे जीव शरीर पर हमला करते हैं और इलाज शुरू कर दिया। 6 महीने चलने वाले इस इलाज की शुरुआत हुई। महल से लौटते वक्त ब्रूनो को एहसास हुआ कि ये वो बेटा नहीं जिसे उसने पाला था, पर फाल्मा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि उसे अभी भी मरीजों की सेवा करना ब्रूनो से ही सीखना है। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और महारानी की सेहत में काफी सुधार आने लगा। ब्रूनो ने बताया कि कई रईस इस जादुई दवा का फार्मूला चुराना चाहते हैं। फाल्मा का मानना था कि दवा बनाना आम लोगों का भी हक है,
जिसे सुनकर ब्रूनो गहरी सोच में पड़ गया। जब वे दोबारा महल पहुंचे तो पता चला कि महारानी फाल्मा को इनाम देना चाहती हैं। जब उससे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए तो उसका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। महारानी के पैर कब्र में लटके हुए थे और खुद जांच करने के बाद ब्रूनो भी इस नतीजे पर पहुंचा कि उनकी मौत निश्चित है। फाल्मा को यह देखकर बेहद गुस्सा आया कि ये तथाकथित काबिल लोग इलाज के नाम पर उन्हें सिर्फ सुन्न करने वाली दवा दे रहे हैं ताकि उनका दर्द कम हो सके, पर यह कोई समाधान नहीं था। हद तो तब हो गई जब ब्रूनो ने महारानी को एनेस्थीसिया देते हुए यह दावा किया कि यह एक शक्तिशाली दवा है जो बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। फाल्मा जानता था कि यहाँ मौजूद कोई भी वैद्य महारानी को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और पाया कि संक्रमण उनके फेफड़ों में फैल चुका है। महारानी को टीबी हो गया था, जिसे दुनिया सफेद मौत के नाम से जानती थी। तभी एक छोटा बच्चा रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचा, जिसे देखकर फाल्मा की बेचैनी और बढ़ गई। उसे ताज्जुब हुआ कि अब ये वैद्य इलाज के लिए ज्योतिष का सहारा ले रहे हैं। उसने आगे बढ़कर साहस के साथ कहा कि उसके पास एक आधुनिक इलाज है। ब्रूनो और बाकी सबने उसे बकवास बंद करने के लिए टोकना शुरू किया, लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने सबको याद दिलाया कि सत्ता उनके हाथ में है। उन्होंने फाल्मा की आंखों में जो उम्मीद की किरण देखी, उस पर भरोसा करते हुए अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। इसके बाद फाल्मा ने महल की लैब को अपने कब्जे में ले लिया। दवाई काफी जटिल थी, इसलिए पहले उसने उसका रासायनिक सूत्र लिखा और फिर उसे बनाने की प्रक्रिया शुरू की। तभी ब्रूनो अचानक लैब में किसी जासूस की तरह धमका और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर वह क्या बना रहा है। ब्रूनो ने उसे याद दिलाया कि सफेद मौत का आज तक कोई भी कारगर इलाज दुनिया में नहीं बना है। फाल्मा दंग रह गया, क्योंकि जहां उसे बीमारी पकड़ने के लिए जादुई दृष्टि की जरूरत पड़ी, वहीं ब्रूनो ने पुराने तजुर्बे से ही सच जान लिया था। माहौल तब गर्मा गया जब ब्रूनो ने उस पर हमला करने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाई, लेकिन फाल्मा ने फौरन बर्फ की एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी और अपनी असीमित ताकतों का प्रदर्शन किया। काफी बहस के बाद फाल्मा ने ब्रूनो को यकीन दिला दिया कि वह साक्षात दवाइयों के देवता का अंश है। कुछ समय बाद महारानी के कक्ष में फाल्मा ने सबको बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीवों के बारे में समझाया। उसने बताया कि कैसे ये न दिखने वाले जीव शरीर में घुसकर तबाही मचाते हैं और किसी भी इंसान को बिस्तर पर डाल सकते हैं। बायोलॉजी का यह पाठ खत्म कर फाल्मा ने महारानी का उपचार शुरू किया, जो 6 महीने तक चलना था। उस रात घर लौटते समय ब्रूनो को एहसास हुआ कि यह उसका वह पुराना बेटा फाल्मा बिल्कुल नहीं है जिसे वह जानता था। हालांकि फाल्मा ने अपनी बातों से माहौल को हल्का किया और कहा कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। उसने ब्रूनो से कहा कि उसे मरीजों को संभालने का हुनर अपने पिता से ही सीखना है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए और महारानी की हालत में काफी सुधार आ गया। इस दौरान ब्रूनो ने फाल्मा को बताया कि कई रईस लोग उस जादुई दवा का फार्मूला हासिल करने की फिराक में हैं और वह अब तक उन्हें किसी तरह टालता आ रहा है। काफी सोचने के बाद फाल्मा ने एक बड़ा खुलासा किया कि यह दवा आम लोग भी बना सकते हैं जिनके पास जादुई शक्तियां नहीं हैं। यह सुनकर ब्रूनो गहरी चिंता में डूब गया, क्योंकि उसे पता था कि कई रईस लोग फाल्मा के इस क्रांतिकारी विचार के खिलाफ होंगे। खैर, वे दोनों इलाज को आगे बढ़ाने के लिए शाही महल की ओर चल दिए। महल पहुंचने पर नूह ने फाल्मा को एक गुप्त खबर दी कि महारानी उसकी सेवा से इतनी खुश हैं कि उसे एक बड़ा पुरस्कार देना चाहती हैं। नूह काफी उत्साहित था और यह जानना चाहता था कि फाल्मा क्या मांगेगा। लेकिन जब फाल्मा ने अपनी इच्छा बताई तो उसकी बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। राजधानी में एक ऐसी फार्मेसी खोलना जो हर किसी के लिए हो। कुछ समय बाद वह महारानी के कमरे में उनका इलाज करने पहुंचा। बातों बातों में महारानी अपनी गिरती सेहत और राजपाट पर उसके असर को लेकर दुखी होने लगीं। फाल्मा को लगा कि वे खुद को असहाय महसूस कर रही हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि इन महीनों में उनके बेटे को अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
पूरे साम्राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो उनकी इज्जत करते हैं और उन्हें अपनी रानी के रूप में देखना चाहते हैं। विदा लेने से पहले उसने कहा कि जो मौत के मुंह से वापस आए हों, उन्हें इस दूसरी जिंदगी की कदर करनी चाहिए। 3 महीने और बीत गए और महारानी ने ब्रूनो को कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया। इनाम के तौर पर उन्होंने ब्रूनो को जड़ी बूटियों से भरी एक जमीन और कई शाही सुविधाएं दीं। वहीं फाल्मा को शाही फार्मासिस्ट का ओहदा मिला और साथ ही अपनी खुद की फार्मेसी खोलने की आधिकारिक मंजूरी भी मिल गई। साम्राज्य के सबसे बेहतरीन कारीगर उसकी सेवा में लगा दिए गए। उन्होंने फाल्मा के निर्देशों के अनुसार दुकान का एक शानदार डिजाइन तैयार किया और निर्माण कार्य पूरी तेजी से शुरू हो गया। चीजों को थोड़ा अनोखा बनाने के लिए फाल्मा ने अपनी दुकान का नाम रखा पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। उद्घाटन से कुछ दिन पहले स्थानीय फार्मास्यूटिकल गिल्ड का मुखिया अपनी धौंस दिखाने उसके दरवाजे पर आ धमका। फाल्मा ने बड़ी शालीनता से उसे जवाब दिया और उनके गिल्ड में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब उसकी दाल नहीं गली तो उस मोटे मुखिया ने आम लोगों को डराना शुरू किया कि यहाँ दवाएं बहुत महंगी मिलेंगी। लेकिन एलेनोर ने उसे वहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दुकान का काम पूरा होते ही फाल्मा को एहसास हुआ कि उन्हें एक हिसाब किताब रखने वाले मुनीम की जरूरत है। सलाह लेने के लिए वह हवेली लौटा तो उसे पता चला कि उनके पुराने मुनीम सेड्रिक नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके घुटनों की हालत खराब है। फाल्मा ने सेड्रिक से पूछा कि अगर उनके घुटने ठीक हो जाएं तो क्या वे काम करना चाहेंगे। सेड्रिक ने खुशी खुशी हामी भर दी। फाल्मा तुरंत ब्रूनो के पास गया और सेड्रिक को अपनी फार्मेसी के लिए मांग लिया। ब्रूनो ने न केवल इसकी इजाजत दी बल्कि फाल्मा को मदद के तौर पर काफी धन भी दिया। शहर के आम लोग नई फार्मेसी के बाहर जमा होकर उसकी खूबसूरती देख रहे थे, पर किसी में अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। एलेनोर ने बताया कि आम लोग अपनी पुरानी दुकानों के प्रति वफादार हैं, जबकि रईस लोग अपनी अमीरी की वजह से घर पर ही वैद्य बुला लेते हैं। तभी सर्वगुण संपन्न दासी शार्लोट ने चुपके से एक सर्वे किया। उसने बताया कि ज्यादातर लोग अंदर जाने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दवाइयों के दाम आसमान छू रहे होंगे। यह सुनकर मुनीम सेड्रिक ने सुझाव दिया कि हमें दुकान के बाहर ही उत्पादों की कीमतें लिख देनी चाहिए। शार्लोट ने एक और कड़वा सच बताया कि शहर के ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते। फाल्मा को एहसास हुआ कि उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। कुछ देर बाद उसके माता पिता भेष बदलकर दुकान का जायजा लेने पहुंचे। वे देखना चाहते थे कि उनके लाडले का काम कैसा चल रहा है। पूरे परिसर का दौरा करने के बाद ब्रूनो ने पूछा कि क्या आम जनता इन दवाओं का फायदा उठा पा रही है। फाल्मा ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसे लोगों से जुड़ने में परेशानी हो रही है। तब उसकी मां ने सलाह दी कि उसे कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधनों की एक रेंज शुरू करनी चाहिए। ब्रूनो ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन उसने फाल्मा को कड़ाई से मना किया कि वह सफेद पाउडर का इस्तेमाल न करे क्योंकि उसमें ऐसी धातुएं होती हैं जो उम्र कम कर देती हैं। उसने यह भी बताया कि कुछ लोग जवान दिखने के चक्कर में अपने शरीर से खून तक निकलवा रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। अचानक कोई मदद चिल्लाते हुए अंदर आया। फाल्मा तुरंत एक रईस महिला की बग्घी के पास पहुंचा, जहां एक युवती बेहोशी की हालत में थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देख लिया कि वह लड़की जवान दिखने के लिए लगातार खून निकलवा रही थी। उसने उसे सख्त हिदायत दी कि वह यह सब तुरंत बंद कर दे। सबको तब झटका लगा जब उस लड़की ने कहा कि उसके होने वाले पति को दुबली लड़कियां पसंद हैं। फाल्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि खूबसूरती से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना है। उसने वादा किया कि वह उसके लिए ऐसे प्रसाधन बनाएगा जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगले एक हफ्ते तक फाल्मा ने दिन रात मेहनत कर प्राकृतिक चीजों से फाउंडेशन तैयार किया। आखिरकार उसने लेडी क्लोई को उनकी दवाइयों के साथ ये नए प्रसाधन भी दिए। उस दिन के बाद से शार्लोट की मार्केटिंग की बदौलत यह सौंदर्य उत्पाद रईसों और आम जनता दोनों के बीच नंबर 1 बन गया। मांग इतनी बढ़ गई कि फाल्मा के लिए उसे पूरा करना मुश्किल हो गया।
अंत में उसने लेडी क्लोई के साथ हाथ मिलाया और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए एक अलग कंपनी खोलने का सौदा किया। कुछ दिनों बाद फाल्मा अपनी पूरी टीम के साथ उस बंदरगाह वाले शहर पहुंचा जो ब्रूनो को इनाम में मिला था। वहां के अधिकारी पिछले 5 सालों का लेखा-जोखा पेश कर रहे थे। चर्चा के बीच ब्रूनो ने फाल्मा को बाहर जाकर समुद्र का आनंद लेने को कहा। समुद्र तट पर ब्लांच और शार्लोट लहरों के साथ खेलने लगीं। उन्हें देखकर एलेनोर भी खुद को रोक नहीं पाई और मस्ती में डूब गई। उसने गौर किया कि फाल्मा समुद्र को देखकर थोड़ा सहमा हुआ है। उसे लगा शायद वह पानी से डरता है, पर फाल्मा तो पुरानी यादों में खोया था। उसे अपनी उस बहन की याद आ रही थी जिसे उसने साथ तैरने का वादा किया था, पर बीमारी ने उसे मौका ही नहीं दिया। तभी शार्लोट की जोरदार चीख गूंजी ब्लांच को समुद्र की तेज लहरें बहा ले गई थीं। बिना एक पल गवाए फाल्मा ने पानी में छलांग लगा दी। लहरें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कहीं वह फिर से अपनी बहन को खो न दे। उस हताशा के पल में उसने अपनी असीमित शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपने दाहिने हाथ से उस इलाके के पानी और नमक के हर अणु को गायब कर दिया। एक पल के लिए एलेनोर को लगा कि वह पानी को रोक रहा है, पर फिर उसने देखा कि समुद्र की गहराई की रेत पूरी तरह सूखी हुई थी। किनारे पहुंचने पर फाल्मा ने देखा कि शार्लोट और एलेनोर बुरी तरह डरी हुई थीं। रात के अंधेरे में फाल्मा को डर सताने लगा कि उसकी एक छोटी सी गलती किसी के शरीर का सारा पानी सुखाकर उसकी जान ले सकती थी। तभी शार्लोट कमरे में आई और अपनी लाचारी के लिए माफी मांगने लगी। फाल्मा को एहसास हुआ कि वह उससे डरी नहीं थी, बल्कि खुद को दोषी मान रही थी। दूसरी ओर इस घटना की खबर पड़ोसी पवित्र साम्राज्य तक पहुंच गई। उन्होंने बिना परछाई वाले इस लड़के को एक पाखंडी और खतरा घोषित कर दिया जिसे खत्म करना जरूरी था। राजधानी लौटकर फाल्मा ने देखा कि दुकान पर भीड़ 3 गुना बढ़ गई है, पर उसे कुछ संदिग्ध लोग भी नजर आए। कुछ दिनों बाद तड़के सुबह कूड़े-कचरे से भरी एक बग्घी ने फार्मेसी को जोरदार टक्कर मारी और पूरी इमारत तहस-नहस कर दी। जब यह खबर ब्रूनो तक पहुंची तो उसने इसे सीधे तौर पर युद्ध का ऐलान माना। फाल्मा को शक था कि इसके पीछे गिल्ड या वे सफेद चोगे वाले लोग हो सकते हैं। फार्मेसी पर स्थानीय लोग और पड़ोसी मिलकर मलबा साफ करने में फाल्मा की मदद कर रहे थे। तभी एक महिला रोती हुई आई और बताया कि उसके पिता पहाड़ी पर बेहोश पड़े हैं। फाल्मा उसके पीछे गया, पर जैसे ही वह पहाड़ी पर पहुंचा, वह महिला रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। अचानक फाल्मा को पवित्र मंदिर के शूरवीरों ने चारों तरफ से घेर लिया। फाल्मा ने शांति से बात करने की कोशिश की, पर वे तो उसे मारने पर तुले थे। मंदिर के नेता सोलोमन ने जब देखा कि फाल्मा की कोई परछाई नहीं है, तो उसे एक दुष्ट आत्मा समझकर जादुई पिंजरे में कैद करने की कोशिश की। उनकी सारी जादूगरी फाल्मा के सामने नाकाम साबित हुई। उन बड़े योद्धाओं ने एक नन्हे बच्चे पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर फाल्मा का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जादुई मार की, जिसने फाल्मा को अपनी असली ताकत दिखाने पर मजबूर कर दिया। इस मुकाबले में कमांडर सोलोमन घोड़े से गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। तभी उसकी नजर फाल्मा के दिव्य चिन्ह पर पड़ी और वह समझ गया कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि खुद दवाइयों के देवता का रूप है। यही वजह थी कि उसकी कोई परछाई नहीं बनती थी, क्योंकि देवता तो खुद प्रकाश का स्वरूप होते हैं। अपनी भूल का एहसास होते ही सभी शूरवीरों ने प्रायश्चित के लिए अपने प्राण त्यागने चाहे, पर फाल्मा ने उन्हें रोक दिया। उसने वहीं एक तंबू गाड़कर सोलोमन के पैर का ऑपरेशन किया। सर्जरी का अनुभव कम होने के बावजूद उसने बड़ी कुशलता से सोलोमन की जान और उसका पैर दोनों बचा लिए। कुछ दिनों बाद सोलोमन नए बिशप के रूप में फाल्मा की फार्मेसी पहुंचा। वह अपने साथ एक दिव्य जादुई छड़ी लाया था जो प्रकृति के चारों तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी। सोलोमन के जोर देने पर फाल्मा ने जैसे ही उसे छुआ, वह छड़ी चमकने लगी, जिसका मतलब था कि फाल्मा ही उसका असली हकदार है। यह छड़ी उसे हैरी पॉटर की तरह हवा में उड़ने की शक्ति भी दे सकती थी।
जाने से पहले सोलोमन ने उसे एक ताबीज दिया जिससे वह अपनी शक्तियों को दबा सके और उसकी परछाई वापस आ जाए। उसी दिन फाल्मा बाजार निकला, जहां उसने एक महिला को स्थानीय फार्मेसी से पैरेलल वर्ल्ड की दवाएं मांगते देखा। दुकानदार ने लाचारी जताई कि गिल्ड उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। फाल्मा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब एक नया गिल्ड बनाया जाए जो छोटे दुकानदारों की मदद कर सके। उधर पुराने गिल्ड का मुखिया वेरॉन जलन के मारे मरा जा रहा था और उसने फाल्मा से किसी भी तरह का संपर्क रखने पर पाबंदी लगा दी। पर उस सभा में मौजूद हर कोई फाल्मा की तरक्की से हैरान और परेशान था। अब देखना यह था कि फाल्मा अपनी नई छड़ी और नए गिल्ड के साथ इस पुरानी सड़ीगली व्यवस्था को कैसे बदलता है। लड़ाई अब और भी दिलचस्प होने वाली थी। यह छड़ी उसे हैरी पॉटर की तरह हवा में उड़ने की ताकत भी देती थी। जाने से पहले सोलोमन ने उसे एक खास ताबीज दिया जो उसकी दिव्य शक्तियों को काबू में रख सकता था, ताकि उसकी परछाई वापस आ सके। उसी दिन फाल्मा अपनी छोटी बहन और शार्लोट के साथ बाजार निकला, जहां उसने एक महिला को स्थानीय दुकान से पैरेलल वर्ल्ड की दवाएं मांगते देखा। हैरानी की बात तो यह थी कि दुकानदार ने बताया कि लोकल गिल्ड उन्हें ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। यह सुनकर फाल्मा सोचने लगा कि अब एक नया संगठन बनाने का वक्त आ गया है, जो दूसरी दुकानों को भी दवा बेचने में मदद कर सके। वहीं दूसरी ओर शहर के पुराने फार्मास्यूटिकल गिल्ड में हड़कंप मचा हुआ था। गिल्ड का मुखिया वेरोन और उसके साथी जलन के मारे राख हो रहे थे। फाल्मा की इतनी तारीफ सुनने के बाद भी गिल्ड उसे अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं था। उल्टा वेरोन ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि गिल्ड का कोई भी सदस्य फाल्मा से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेगा, और वहां मौजूद सभी जलने वाले लोगों ने इस बात पर खूब खुशियां मनाईं। सबने इस फैसले का स्वागत किया, सिवाय पियरे के। उसकी बेटी तेज बुखार से तप रही थी और किस्मत ऐसी कि स्थानीय डॉक्टर हनीमून पर गया हुआ था। संयोग से उसकी मुलाकात फाल्मा से हुई, जहां वह क्लिनिक का दरवाजा पीटते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। फाल्मा ने अपना परिचय दिया और उसे पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी आने का न्योता दिया। गिल्ड की पाबंदियों की वजह से पियरे पहले तो हिचकिचाया, पर अपनी मासूम बेटी की हालत देखकर उसने हार मान ली और फाल्मा के पीछे चल दिया। संक्रमण न फैले, इसलिए फाल्मा उसे पिछले दरवाजे से अंदर ले गया। पियरे को एक पल के लिए लगा कि शायद उसके मामूली दर्जे की वजह से उसे पीछे से ले जाया जा रहा है। लेकिन जब फाल्मा ने उसे अपना मुंह ढकने के लिए कपड़ा दिया, तो उसके मन का सारा मैल धुल गया। फाल्मा ने बच्ची की बारीकी से जांच की और बताया कि यह महज एक आम सर्दी जुकाम है। शाम होते होते फाल्मा ने पियरे को गिल्ड से इस्तीफा देने की सलाह दी और कहा कि कोई भी परेशानी हो तो तुरंत वापस आए। घर लौटकर पियरे ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसे एहसास हुआ कि फाल्मा की काबिलियत गिल्ड के किसी भी वैद्य से कहीं ज्यादा है। वह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे पता था कि गिल्ड की घिसी पिटी दवाइयां शहर में किसी की जान नहीं बचा सकती। अगली मीटिंग में पियरे ने सीना तान कर कहा कि फाल्मा का तरीका वैज्ञानिक है, जबकि गिल्ड वाले महज तुक्के से जड़ी बूटियां बांट रहे हैं। उसने कहा कि हमें उनसे सीखना चाहिए, न कि उनका बहिष्कार करना चाहिए। गुस्से में आकर वेरोन ने पियरे का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसकी दुकान तहस-नहस कर दी। फाल्मा को पियरे टूटी हुई हालत में मिला, पर पियरे हार मानने को तैयार नहीं था। फाल्मा ने उसे अपने नए गिल्ड में शामिल किया और उसकी दुकान को पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी का पहला पार्टनर स्टोर बना दिया। उधर घर पर फाल्मा के बड़े भाई पाल की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि उसके आने में देरी होगी। ब्रूनो ने बताया कि नीदरलैंड में एक रहस्यमयी बीमारी से हजारों लोग मारे जा चुके हैं और जांच के लिए गए वैज्ञानिक भी 7 दिनों के भीतर मौत के आगोश में समा गए। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बीमारी वाले जहाज उसी नए बंदरगाह पर आ रहे थे जो उन्हें इनाम में मिला था। शाही महल में फाल्मा की उपलब्धियों के गुणगान गाए जा रहे थे। महारानी एलिजाबेथ उसे आर्क ड्यूक की उपाधि देना चाहती थीं, पर दरबारियों ने याद दिलाया कि वह अभी छोटा है। इसी बीच फाल्मा आने वाली महामारी से निपटने की तैयारियों में जुट गया।
तभी उसे पाल का भेजा हुआ एक स्केच मिला। स्केच देखते ही वह समझ गया कि यह कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि खौफनाक ब्लैक डेथ यानी प्लेग है। वह भागता हुआ ब्रूनो के पास पहुंचा। फाल्मा ने तुरंत दवा तैयार की और बंदरगाह पर क्वारंटाइन स्टेशन बनवा दिए। खतरा बहुत बड़ा था, इसलिए वे सीधे महारानी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने चूहों और कीड़ों से बीमारी फैलने से रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। फाल्मा ने अपने नए गिल्ड का दौरा किया, जहां पियरे ने उसे भरोसा दिलाया कि दवाइयां हर स्टेशन तक पहुंच चुकी हैं। उनका गिल्ड इस महामारी को रोकने के लिए अपनी जान लगा देने को तैयार था। महल में वित्त मंत्री व्यापार रुकने की वजह से होने वाले नुकसान पर रो रहे थे, पर एलिजाबेथ ने उन्हें झाड़ पिलाते हुए कहा कि जनता की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। महामारी से लड़ने के लिए फाल्मा और एलेनोर बंदरगाह वाले शहर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही उन्हें खबर मिली कि अभी तक किसी जहाज पर प्लेग के लक्षण नहीं दिखे हैं। पर फाल्मा खुद अपनी देखरेख में हर जहाज की जांच करना चाहता था। वह एलेनोर के साथ विदेशी जहाजों पर गया, जहां कुछ व्यापारी इंतजार करने की वजह से बच्चों की तरह रोना धोना कर रहे थे। बहस तब बढ़ी जब व्यापारियों ने हंगामा शुरू किया, पर तभी कैप्टन जीन एलन गैबी की एंट्री हुई। उन्होंने तोप का एक गोला दागा जिसने व्यापारियों की बोलती बंद कर दी। शाही बेड़े की मौजूदगी ने उन बेलगाम व्यापारियों को काबू में रखा। जांच पूरी कर जब टीम वापस आई तो गवर्नर एडम ने एक बुरी खबर दी। एक छोटे से कस्बे में अचानक मौतें शुरू हो गई थीं। पता चला कि एक जहाज बिना जांच कराए चोरी छिपे दूसरी तरफ उतर गया था। फाल्मा बिना देर किए अपनी जादुई छड़ी की मदद से उड़कर वहां पहुंचा। कस्बे के लोग डरे हुए थे और फाल्मा को ही बीमारी फैलाने वाली बुरी आत्मा समझने लगे। मजबूरन फाल्मा को अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। उसने पूरे शहर के चारों ओर बर्फ का एक विशाल गुंबद बना दिया और खुद को शाही फार्मासिस्ट घोषित किया ताकि लोग उसकी बात मानें। अंदर फाल्मा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। उसी समय समुद्र में कैप्टन जीन को लाशों से भरा एक जहाज मिला। यह साफ था कि यही वो जहाज था जो ब्लैक डेथ लेकर आया था। भारी मन से जीन ने उस जहाज को समुद्र की गहराइयों में डुबोने का हुक्म दिया। इधर एकेडमी में प्रोफेसर लुईस कास्पर अपना इस्तीफा लिख रही थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके शोध की अब किसी को जरूरत नहीं है। पर तभी ब्रूनो ने उन्हें तलब किया। बर्फ के गुंबद के अंदर फाल्मा पादरियों की मदद से एक एक करके मरीजों को दवा दे रहा था। उसने पादरियों की एक टीम को उस संदिग्ध खेप का पीछा करने भेजा जो राजधानी की ओर जा रही थी। एकेडमी में ब्रूनो ने कास्पर को बताया कि कोई खास व्यक्ति चाहता है कि वे एक सूक्ष्मजीव से कोई तत्व निकालें। कास्पर के पास वो कल्चर पहले से तैयार था, जिसके लिए उन्हें भारी बजट दिया गया। कस्बे में फाल्मा ने गंभीर मरीजों का इलाज पूरा किया। कई लोग बच गए पर कुछ को नहीं बचाया जा सका। वह शहर को पादरियों के भरोसे छोड़कर उन संदिग्ध व्यापारियों को पकड़ने निकल पड़ा। रास्ते में उसे पता चला कि व्यापारियों के साथ 5 जादुई शूरवीर और नीदरलैंड से आई सफेद गिलहरियां भी हैं। फाल्मा समझ गया कि यही सफेद गिलहरियां ब्लैक डेथ की जड़ हैं और कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। अगली सुबह ब्रूनो ने महारानी को आगाह किया कि संक्रमित सामान गेट नंबर 6 से घुसने वाला है। एलिजाबेथ ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, पर बाहरी शूरवीरों ने हमला कर गिलहरियों को शहर में छोड़ दिया। ब्रूनो समझ गया कि इसके पीछे उसके पुराने साथी कैस्पर का हाथ है, जो इंसानों पर प्रयोग करने की वजह से देश निकाला झेल रहा था। उन 5 शूरवीरों ने शहर में तबाही मचा दी, जिसे सोलोमन और उनके पादरियों ने किसी तरह अपनी शक्तियों से रोका। जब फाल्मा राजधानी पहुंचा तो नजारा खौफनाक था। ज्यादातर लोग संक्रमित हो चुके थे। गिलहरियां हर तरफ बीमारी फैला रही थीं। तभी फाल्मा की नजर एक ऊंची इमारत पर खड़े उस साये पर पड़ी जिसने यह सब साजिश रची थी। उधर शार्लोट और सेड्रिक पर एक जहरीले खंजर से हमला हुआ। फाल्मा और ब्रूनो सही वक्त पर पहुंच गए। ब्रूनो ने दुश्मन को संभाला, जबकि फाल्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से शार्लोट और सेड्रिक के शरीर से जहर बाहर निकाल दिया।
गुस्से से भरे फाल्मा ने अपनी शुद्ध रोशनी की ताकतों का इस्तेमाल किया और उस दुष्ट आत्मा से भिड़ गया। फाल्मा ने अपनी जादुई छड़ी से सबसे शक्तिशाली शुद्धिकरण मंत्र पढ़ा और पूरे शहर से उस महामारी के नामो निशान मिटा दिए। 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया से ब्लैक डेथ का खात्मा हुआ। पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी एक बार फिर पहले से भी ज्यादा जोश के साथ खुल गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस एनिमे के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रिकैप में, तब तक के लिए अलविदा। पूरी बात समझते ही फाल्मा ने फौरन कड़ियां जोड़ लीं। महारानी की बीमारी, व्यापारियों के साथ आए वो 5 पवित्र शूरवीर और ये सफेद गिलहरियां, जो दरअसल उस खौफनाक काली मौत यानी प्लेग की जड़ थीं। अगली सुबह राजधानी में ब्रूनो ने महारानी को पूरी स्थिति की रिपोर्ट दी और चेतावनी दी कि संक्रमित सामान गेट नंबर 6 से शहर में घुस सकता है। बचाव में एलिजाबेथ ने सभी रास्तों पर पहरा सख्त कर दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दूसरे राज्य के शूरवीरों ने शहर में घुसपैठ कर दी और उन बीमार गिलहरियों को आजाद कर दिया। बाहर मचे इस कोहराम को देख ब्रूनो समझ गया कि यह सब किसी पुराने जानकार की सोची समझी साजिश है। अपने कॉलेज के दिनों में वह कामस नाम के एक मेडिकल जीनियस को जानता था, जिसने कई नए इलाज खोजे थे, मगर इंसानों पर खौफनाक प्रयोग करने की उसकी सनक की वजह से पवित्र मंदिर ने उसकी दैवीय शक्तियां छीन लीं और उसे बेदखल कर दिया। इधर शहर में उन 5 शूरवीरों ने अपनी जादुई ताकतों से शाही सेना को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। उनकी तबाही तब थमी जब सोलोमन और उनके पादरियों की टोली ने आकर उनकी दैवीय शक्तियां सोख लीं। कुछ ही देर बाद जब फाल्मा ने राजधानी में कदम रखा तो मंजर भयानक था। ज्यादातर लोग काली मौत का शिकार हो चुके थे। ऊपर से वो दुर्लभ सफेद उड़ने वाली गिलहरियां हर कोने में बीमारी फैला रही थीं। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो से हुई, जो खुद जांच के लिए मोर्चे पर डटे थे। पता चला कि उन हमलावर शूरवीरों को कामस ने ही मजबूर किया था। अचानक फाल्मा की नजर एक ऊंची इमारत पर खड़े एक लंबे काले साए पर पड़ी, जिससे कामस का ठिकाना सबके सामने आ गया। दूसरी तरफ शार्लोट घबराकर सीधे पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी की ओर भागी। सेड्रिक के बार बार मना करने के बावजूद वह अंदर चली गई, जहां एक जहरीली तलवार ने उन दोनों को अपना शिकार बना लिया। किस्मत अच्छी थी कि फाल्मा और ब्रूनो सही वक्त पर वहां पहुंच गए। बिना एक पल गवाए ब्रूनो दुश्मन से भिड़ गए ताकि फाल्मा उन दोनों का इलाज कर सके। फाल्मा ने फुर्ती दिखाते हुए सिर्फ अपने दाहिने हाथ के स्पर्श से उनके शरीर से सारा जहर खींच लिया। गुस्से से भरा हुआ फाल्मा अपनी शुद्ध रोशनी की ताकतों से उस बुरी आत्मा से लड़ने लगा। अंत में फाल्मा ने अपनी दिव्य छड़ी की मदद से सबसे शक्तिशाली शुद्धिकरण मंत्र का इस्तेमाल किया। इस प्रहार ने शहर में फैली पूरी महामारी को जड़ से मिटा दिया। 2 महीने की जीतोड़ मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया से काली मौत का साया हट गया और पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी पहले से भी शानदार तरीके से काम करने लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगला वीडियो जरूर देखें। लाइक का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना न भूलें और इस एनिमे के बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले रिकैप में मेरे प्यारे फॉलोअर्स।